ऑन। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सुपर सैटरडे में फिर मैं आपके साथ रमोद कुमार प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान पटना से सुपर सैटरडे में फिर 50 क्वेश्चन बायोलॉजी को लेके बायोलॉजी के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। आप जानते हैं कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम। और राइबोसोम का खोज जो है प्लेडे के द्वारा किया गया, प्लेडे के द्वारा किया गया। और यह जो है सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग का मतलब यह कोशिका में जितना भी ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडी हो, सभी में छोटा कौन है, तो ये राइबोसोम है। ठीक है, और राइबोसोम का निर्माण जो होता है आरएनए एवं प्रोटीन से होता है। किससे होता है, आरएनए एवं प्रोटीन से होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। अब देखो ए नंबर ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। यह क्या करेगा, एडीपी को किसमें परिवर्तित करेगा, एटीपी में, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को किसमें बदल दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और एटीपी को क्या बोलेंगे, एनर्जी करेंसी, यानी ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। एनर्जी करेंसी कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। ठीक, अब देखो केंद्रक और केंद्रिकाएं, इसको थोड़ा सा समझना होगा हम लोगों को। इसका मैं आंसर फिर से टिक लगा देता हूं। देखो मान लो कि एक केंद्रक है, ठीक है, और केंद्रक में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये सेल है, बड़ा सा सेल है, उस केंद्रक का पार्ट बना रहा हूं मैं। ये इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है तो यह आपको है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और इसमें जो लिक्विड होता है यह होता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क यानी इसका हिंदी हो गया क्रोमैटिन जालिका। ठीक है, और यही है आपको न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। तो केंद्रक और केंद्रिका में देखो अंतर होता है। केंद्रक के अंदर में केंद्रिका होता है, इस चीज को याद रखना। यह मत समझना कि केंद्रक और केंद्रिका एक ही है। केंद्रक का खोज किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक का खोज किया गया। और केंद्रक जो है कोशिका में होने वाले सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इसलिए केंद्रक को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। जिस तरह हम लोग के शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है सभी को कौन कंट्रोल करता है, ये ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। उसी तरह सेल में जितनी भी क्रियाएं होती है केंद्रक इनको कंट्रोल करता है। और केंद्रक के अंदर में केंद्रिका होता है। और केंद्रिका क्या करेगा, आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करता है, सहायक होता है। यानी आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, ये आपको केंद्रिका करता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है।
यहां क्वेश्चन कर रहा है छोटा जीव का मतलब है कौन कोशिका सबसे छोटा है, यानी वायरस, जीवाणु, ईस्ट, माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटा कौन है, तो ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, माइकोप्लाज्मा का होता है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है पीपीएलओ, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया, निमोनिया में पी साइलेंट है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये होता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में 3 तरह से ये पूछेगा, कभी यहां तो माइकोप्लाज्मा दे दिया है, कभी माइकोप्लाज्मा नहीं देगा तो पीपीएलओ देगा, और नहीं तो कभी कभी सिर्फ इतना ही प्लूरो दिया रहता है। तो तीनों एक ही चीज है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। कोई भी अंडा एक ही कोशिका का बना होता है, जिसमें शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। कोई भी अंडा, छिपकली का हो, सांप का हो, मछली का हो, गिरगिट का हो, घड़ियाल का हो, मगर का हो, जो भी अंडा है, पक्षी का हो, सभी अंडा में शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा होता है। 1.5 से 1.25 किलो का वजन होता है, तो ये सबसे बड़ा होता है। तो एक ही कोशिका का बना होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन हो गया, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका कौन, पिछले क्लास में भी बताए थे, नर्व सेल, यानी तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। और सबसे इसी में जो होता है नर्व की इकाई, तंत्रिका की इकाई कौन है, न्यूरॉन। कभी कभी नर्व सेल न लिख के लिखा रहता है न्यूरॉन, और न्यूरॉन की अधिकतम लंबाई कितना होता है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होता है। क्लियर। अब आइए, अब अगला ऑप्शन पर देखते हो। अगला ऑप्शन आप देखेंगे वायरस, विषाणु। अब देखो विषाणु का खोज कौन किए, इवानोव्स्की के द्वारा किया गया। टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस में ये पाया गया। और वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, यह सजीव भी है और यह निर्जीव भी है। उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज कौन किए हैं, एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया, जिसके कारण इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी हिंदी इसका होगा जीवाणु विज्ञान के पिता, यानी जीवाणु विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ईस्ट में देखो, अब ईस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं, और इसका उपयोग जो होता है बेकरी उद्योग में होता है। बेकरी का मतलब जहां पाव रोटी बनता है, डबल रोटी जिसको बोलते हैं, पाव रोटी बनता है। और ईस्ट में ये आपको विटामिन B1, विटामिन B2 एवं विटामिन B7 पाया जाता है। विटामिन B1, B2, B7 पाया जाता है। कभी कभी पूछता है तो ऑप्शन सीधे बी रहेगा, यानी बी का मैक्सिमम कंपोनेंट इसमें पाया जाता है ईस्ट में। ठीक है, और यह फर्मेंटेशन यानी किण्वन की क्रिया में सहायक होता है ईस्ट। इसलिए देखिएगा जहां पाव रोटी या डबल रोटी बनता है तो फूल जाता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है, तो यह हो गया माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपापचय मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है। मेटाबॉलिज्म, उपापचय। उपापचय का मतलब होता है जब ये सब कोशिका विभाजन की क्रिया दिया हुआ है। इंटरफेज को बोलते हैं विश्रामावस्था। प्रोफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, ये सब
समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का फेज है, तो ये मेनली समसूत्री विभाजन का फेज है। ठीक है, तो विभाजन क्वेश्चन है, उपापचय मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है? तो प्रोफेज की सक्रिय होती है। क्यों? तो प्रोफेज में क्या होता है कि यह क्रोमेटिन जाल जो है ये अलग होकर गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, और ये दो क्रोमेटिन क्रोमोसोम जो है इस तरह से जुड़ा रहता है। मान लिया क्रोमोसोम है तो ये टेलोमियर से जुड़ा रहता है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और जैसे अलग हो जाएगा तेरे क्रोमेटिड का निर्माण करेगा। और यहां पर देखो इस तरह से सेल है, तो यहां से ये धागा निकलेगा जिसको तुर्क धागा या स्पिंडल फाइबर बोला जाता है। ये सभी का निर्माण किसमें हो जाएगा? प्रोफेज अवस्था में। ठीक है, अब आइए इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब है विश्रामावस्था। विश्रामावस्था का मतलब इसमें विभाजन की क्रिया शुरू होती है, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन जालिका इसमें रहता ही है। और इसमें रहने के साथ साथ क्या होता है कि ये उसमें कोशिका मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली जो है ये अलग नहीं होता है, घुला नहीं होता है, लेकिन प्रोफेज में क्या होता है? घुल जाता है। यह विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, यानी सबसे अधिक समय लगता है इसमें। अब विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन है? तो वह है एनाफेज। इसमें सबसे कम समय लगता है, यानी यह विभाजन की छोटी अवस्था है। यानी अब छोटी अवस्था का मतलब सबसे कम समय लगता है। ठीक है, ये 2 से 3 मिनट का समय लगता है इसमें। ठीक, अब देखो ये टेलोफेज देखिए, पहले आप मेटाफेज देखिए, क्योंकि प्रोफेज के बाद मेटाफेज होता। तब मेटाफेज में तुर्क धागे का निर्माण हो जाता है और क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। सेंट्रोमियर इस तरह से एक मिला रहता है, दोनों क्रोम इस तरह से जुड़ गया और इस तरह से यहां भी निर्माण हो गया, तो ये मेटाफेज है। टेलोफेज में क्या होता है, जरा टेलोफेज को समझ लीजिएगा। ये आपको प्रोफेज की उल्टी अवस्था है। इसमें प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम एक साथ रहेगा, लेकिन टेलोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर नष्ट होने लगता है, और दोनों क्रोमोसोम में विभाजन हो जाता है, और आधा आधा क्रोमोसोम ऊपर और नीचे यानी दोनों ध्रुव पर चले जाएंगे, और 2 नया सेल बनेगा, 2 नया केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपको केंद्रक में से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है और स्पिंडल फाइबर नष्ट हो जाते हैं। ये टेलोफेज की अवस्था है। ठीक है, तो ये उपापचय मेटाबॉलिज्म में सबसे निम्नलिखित कौन कोशिका की ज्यादा सक्रिय होता है? तो प्रोफेज, ये प्रथम अवस्था है। उसके बाद प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, टेलोफेज। आगे अगला क्वेश्चन देखिए आप। मरुस्थलीय पौधे में उपचर्म एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे क्यूटीन कहते हैं। और यह वाटर लॉस यानी ट्रांसपायरेशन की क्रिया कहो या वेपोराइजेशन वाष्पीकरण की क्रिया कहो, उसको ये कम करने का काम करता है, यानी जल की हानि को रोकता है। आपको पता होगा कि पत्तियों में स्टोमाटा होता है जिसके द्वारा ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन 5% क्यूटिकुलर यानी पौधे के जो बाहरी तना होते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है, वो सब चीजों को ये क्यूटीन जो है ये रोकने का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूटीन। लिग्निन जो है यह हार्ड होता है। ठीक है, ल्यूटीन यह हार्ड होता है और यह पौधे को क्या करेगा? पौधे को सहारा प्रदान करता है। लिग्निन ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का पार्ट है, बीज का बाहरी आवरण का निर्माण होता है लिग्निन का, और ये पौधे को सहारा भी प्रदान करता है। ठीक है, सेलुलोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का
सैकेराइड। ये आपको कार्बोहाइड्रेट का यह है पॉलीसैकेराइड, हिंदी में वही पॉलीसैकेराइड, जो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। और पौधे का जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल, इसी सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो ये सेलुलोज पॉलीसेक्राइड का काम करता है। और पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है, एक सेलुलोज हो गया, दूसरा हो गया स्टार्च यानी मंड, और तीसरा हो गया ग्लाइकोजन। ये सब क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च जो है ये जल में अघुलनशील होता है, लेकिन कुछ अपवाद जल में घुलनशील होते हैं। जैसे आप जानते हो कि कैप्सूल का बाहरी आवरण, विकोसूल जो कैप्सूल है उसका बाहरी आवरण जो है सेलुलोज का बना होता है, वह जल में घुलनशील है। अगर नहीं घुलेगा तो फिर हमको एनर्जी, दवा नहीं मिलेगा। तो ये कैप्सूल का जो बाहरी आवरण सेलुलोज का बना होता है वह अपवाद है। यह मत समझना कि सब सेलुलोज जल में घुलनशील होता है। बसा के बारे में जानते हो कि 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और यह त्वचा में जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करता है, और यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहां होता है? अब देखो चला, यहां अगर ये ऑप्शन नहीं होता, सी नंबर नहीं होता, तब इसका आंसर ए होता, क्योंकि 5% यह मांसपेशी में भी स्टोर होता है, ठीक है, और 95% लीवर में स्टोर होता है। तो जब दोनों ऑप्शन रहेगा तब ये दोनों मिला के लीवर एंड मसल्स लगाएंगे, लेकिन जब दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, लीवर के साथ यकृत के साथ मांसपेशी नहीं रहेगा, तब लीवर लगाएंगे। समझ गए? 95% यकृत में और 5% वसा में। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहां होता है? यकृत तथा मांसपेशी में होता है। यहाँ ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ए में होता है, बी में नहीं होता। अब देखो, यकृत का औसत वजन कितना होता है? 1500 ग्राम या 1.5 kg। यकृत में किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है, यानी NH2CO, NH2 ये यूरिया का सूत्र है। और इसमें बाइल जूस, पित्त रस का निर्माण भी होता है, जो पित्ताशय गोल ब्लाडर में जमा होता है। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है, और ये भोजन को क्षारीय बनाने के साथ साथ वसा के पाचन में सहायक होता है, यानी इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत और पेशी। अब देखो, स्प्लीन तिल्ली, यह जो है इसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, और इसी में आरबीसी नष्ट होता है। तो यानी आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स कहां नष्ट होगा? स्प्लीन प्लीहा में। इसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, और स्प्लीन प्लीहा को ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया के दौरान आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? अब देखो, सबसे पहले तो ये इंजेक्शन अंतःग्रहण करेंगे, फिर डाइजेशन पाचन होगा, फिर उसका अवशोषण होगा, और फिर ये शरीर से निकलेगा, ठीक है। तो प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? अंतःग्रहण। इसमें कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अंतर्ग्रहण का मतलब उसको लिए मुंह में, कुछ कांच के अंदर में डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद उसका शरीर से निष्कासन होगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्ग्रहण। आप ये सीक्वेंस भी याद कर सकते हो,
1 नंबर ये होगा, 2 नंबर यह, 3 नंबर यह और 4 नंबर यह। कहीं मिलाने के लिए 1 2 3 4 दिया रहेगा तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। ठीक है, तो पहले हम भोजन को ग्रहण करेंगे, फिर इसका पाचन होगा, फिर इसका अवशोषण होगा, फिर इसका निष्कासन होगा। भोजन का डाइजेशन जो है 3 स्टेज पर होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिओडेनम का भाग है। डिओडेनम जो है ये छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। एक भाग दिया हुआ है डिओडेनम, इसका हिंदी इंग्लिश एक समान होता है। दूसरा भाग होता है जेजनम और तीसरा भाग होता है इलियम। इलियम, इसमें जो है तीनों में जेजनम सबसे बड़ा होता है। तो डिओडेनम किसका भाग हो गया? छोटी आंत का भाग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। अब देखो इसमें अगला ऑप्शन क्या है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत भी 3 भागों में बटा होता है। एक है सीकम, दूसरा है कोलन और तीसरा है रेक्टम। रेक्टम हिंदी भी सबका वही, सीकम, कोलन और रेक्टम का हिंदी होता है मलाशय। अब देखो सीकम से ही अपेंडिक्स जुटा रहता है, यानी सीकम के पोर्शन में छोटी आंत और बड़ी आंत से अपेंडिक्स जुटा रहता है। तो सीकम को ही क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? सीकम को हाउस ऑफ अपेंडिक्स, यानी अपेंडिक्स का घर कौन हो गया? सीकम हो गया। ठीक है, अब देखो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अपेंडिक्स किसका भाग है, तो ये बड़ी आंत का भाग है। आंसर बड़ी आंत कीजिएगा, छोटी आंत आंसर नहीं होगा। ड्यूडेनम में छोटी आंत, लेकिन अपेंडिक्स किसका भाग है? तो बड़ी आंत है, क्योंकि बड़ी आंत के सीकम से जुटा रहता है और सीकम को ही हाउस ऑफ अपेंडिक्स यानी अपेंडिक्स का घर कहते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट है कोलन, तीसरा पार्ट है रेक्टम। ठीक है, अब आइए गॉल ब्लैडर। अभी जस्ट चर्चा किए पित्ताशय। पित्ताशय में पित्त का स्टोर होता है और पित्त रस जो है भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, अब देखो अंडाशय, ओवरी। ये हम मनुष्य में ओवरी में ओभम का निर्माण होता है। ठीक है, मेल में ये ओभम का निर्माण होता है, जिसको आप बोलते हैं अंडाणु, और यह रिप्रोडक्शन प्रजनन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। लेकिन प्लांट में ओवरी से क्या होता है? ओवरी यानी अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। इस चीज को याद करो, निषेचन के बाद ओवरी से फल और ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। यानी ओवरी से फल और ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उपापचय, मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? अब देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचय। उपापचय में 2 आता है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ चीज का टूटना और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ चीज का निर्माण होना। दोनों के सम्मिलित रूप को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय। और उपापचय में एनर्जी जब बनेगा, परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में रखते हैं? तो एटीपी के रूप में। और एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस होगा या श्वसन की क्रिया में क्रेब्स साइकिल होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एनर्जी कितने निकलेगा? ये एटीपी के रूप फॉर्म में तैयार होगा। पायरुविक अम्ल जो है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से कई गो पायरुविक एसिड के दो अणु का निर्माण होता है। और ग्लूकोज तो जानते ही हो
ये कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड है और ये जल में घुलनशील होता है, इससे हमको तुरंत एनर्जी मिलता है। और यही ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी तो डायबिटीज होगा, जिसको हम लोग चिनिया रोग भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश में श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। वही चीज है, डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऊर्जा की प्राप्ति किसे? तो ग्लूकोज से। देखो श्वसन की क्रिया में हम लोग C6H12O6 प्लस 12H2O, ये निकलेगा 6CO2 प्लस 6O2 प्लस एनर्जी 6H2O। ये आपको रिएक्शन है, इसको मैं साफ से लिख देता हूं, C6H12O6 प्लस 6O2, ये है ग्लूकोज। और यहां से क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। अब देखो, ग्लूकोज श्वसन व रासायनिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन लिया जाता है और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है तथा एनर्जी की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एनर्जी क्वेश्चन क्या कर रहा है? डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ग्लूकोज से। ठीक है, लेड के जलने से ऑक्सीजन तो जलने में सहायक होता है, हाइड्रोजन भी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? अब आप जानते हो कि लैंड स्टीनर और बीनर ने, ये वैज्ञानिक दोनों हैं, लैंड, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, लैंड स्टीनर एवं बीनर, दोनों वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने 1940 ईस्वी में रीसस मंकी में एक विशेष प्रकार का एंटी प्रोटीन देखा। ठीक है, जिसको इन्होंने क्या कहा? एंटीजन, यानी जानते हो एक विशेष प्रकार का एंटीजन देखा जिसको इन्होंने क्या कहा? RH फैक्टर। RH फैक्टर रिसर्च से ही RH लिया गया हुआ, यानी 1940 में लैंड स्टीनर एवं बीनर ने रिसर्च मंकी में एक विशेष प्रकार का एंटीजन देखा जिसको इन्होंने क्या कहा? RH फैक्टर। ठीक है, ये RH फैक्टर जो है कुछ लोगों में पाया जाता, कुछ में नहीं पाया जाता। तो जिन लोगों में यह पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? RH पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे देखो लिखा रहेगा इसे RH पॉजिटिव, या यही हो गया ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव। आज जिसमें ही नहीं पाया जाएगा एंटीजन विशेष प्रकार का जो उस बंदर में पाया जाता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? RH निगेटिव। तब सब क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप निगेटिव, A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव और O निगेटिव। अब देखो, अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन जो आपका कह रहा है इतना तो आपको समझ गए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है किस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? अब देखो, अगर RH पति पत्नी हो कोई दिक्कत नहीं है, पति RH पत्नी RH तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब पति जो है पॉजिटिव होगा और पत्नी निगेटिव होगी। अब देखो, मान ली ये मेल है, इनका RH पॉजिटिव है, यानी कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इनकी शादी होगी, मैरिज फीमेल और इनका ब्लड ग्रुप है RH निगेटिव। इस कंडीशन में दिक्कत है। अगर ये कंडीशन छोड़ के दोनों पॉजिटिव रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों निगेटिव रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेल पॉजिटिव रहेगा, फीमेल
ये मेल निगेटिव रहेगा, फीमेल पॉजिटिव रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? मेल पॉजिटिव और फीमेल निगेटिव। ठीक है, अब ये दोनों माता पिता बनेंगे और ये जब पत्नी प्रेग्नेंट होगी, अगर पहला बच्चा RH पॉजिटिव हो गया, यानी कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये निगेटिव होगा तब दिक्कत है। पॉजिटिव हो गया तो यह बच्चा कंप्लीट जीवन जिएगा, सरवाइव करेगा, लेकिन इसके बाद जितने भी बच्चे होंगे सब गर्भ में ही मर जाएंगे। इस घटना को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे? मैं पहला सरवाइव करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी होगा उसके बाद सब गर्भ में मर जाएगा। इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। अगर यह पहला ही निगेटिव हो जाए तब एको को संतान नहीं होगा, सब गर्भ में ही खत्म होता चला जाएगा। लेकिन लड़का पॉजिटिव और लड़की निगेटिव हो, कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निगेटिव हो तब होता है। बाकी इसको छोड़ के कोई भी कंडीशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए देखिएगा पुराने जमाने में, पहले आज से 20-25 साल पहले, या 20-25 साल पहले विज्ञान शादी करने के लिए अनुमति नहीं देता था, तो उस समय उतना साइंस डेवलप नहीं था। अब क्या है, शादी होता है, लड़की प्रेग्नेंट होती है, तुरंत डॉक्टर ये जाते हैं, लड़का लड़की दोनों का ब्लड टेस्ट होता है, और इस तरह का अगर होता है कंडीशन तो इंजेक्शन लगता है, दवा चलती है। यानी डिलीवरी के पहले 2 इंजेक्शन, डिलीवरी के पहले 1 इंजेक्शन, डिलीवरी के तुरंत बाद 2 इंजेक्शन लगता है। फिर ये जितने चाहेंगे उतने फिर बच्चे इनको हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। इसलिए देखिएगा जो पुराने लोग होंगे, बूढ़े लोग गांव में, उनको हुए कई संतान, जिंदा एक भी नहीं बचे, तो पूछिएगा तो बताएंगे कि भगवान ने दिया बहुत लेकिन बचा एक भी नहीं। या किसी किसी को एक ही हो जाता है तो भगवान ने दिया बहुत लेकिन बचा एक ही। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, RH पॉजिटिव और ए निगेटिव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर में एंटीस्कंदन पदार्थ में क्या मिलाया जाता है? एंटीस्कंदन का मतलब एंटीकोगुलेंट। पैथो लैब में जो आप देते हो ब्लड, तो उसमें देखिएगा व्हाइट रंग का कुछ पाउडर मिला देता है। एक है सोडियम ऑक्जेलेट और दूसरा है सोडियम नाइट्रेट। तो एक तो ऑप्शन यहां दिया हुआ है, सोडियम ऑक्जेलेट को मिला देते हैं, और दूसरा भी मिलाता है क्या? सोडियम नाइट्रेट को मिला दिया जाता है, इसी में इसको रखा जाता है, जिससे ब्लड क्या होता है? नहीं होता है। ये आपको जमता नहीं है, क्लॉट नहीं करता है। समझ गए? सोडियम क्लोराइड जानते ही हो, NaCl साधारण नमक, पोटेशियम क्लोराइड KCl, और थ्रोम्बोप्लास्टिन या इसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, इसका एक और नाम है। यह जो है रक्त को थक्का बनने में, ब्लड प्लेटलेट टूटता है तो ये वहां से स्रावित करता है, तो ये रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम ऑक्जेलेट। मानव, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? यानी हार्ट चैम्बर कितना होता है? तो 4। कौन कौन हो जाएगा? राइट ऑरिकिल, लेफ्ट ऑरिकिल, हिंदी होगा दाया आलिंद और दाया बाया आलिंद। ठीक है, ये 2 हो गए। फिर हो गया राइट वेंट्रिकल, दाया नीले और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया नीले। ये 4 चैम्बर हो गए, यानी कोष्ठ हो गए, प्रकोष्ठ हो गए या चैम्बर हो गए। तो ये 4 चैम्बर हो गए। तो ये एक्चुअली में 4 चैम्बर जो होता है मेनली जो पक्षी होते हैं उनमें होता है, और जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उसमें होता है। मैमल्स में 3 प्रकार का, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। कुछ अंडे देते हैं,
कुछ अर्धविकसित बच्चे को जन्म देते हैं और कुछ विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो भी स्तनधारी होते हैं 4 चेम्बर और पक्षी में 4 चेम्बर, इसलिए देखिएगा वो हर एक समय में एक्टिव होते हैं। क्लियर। अब आइए अगला इसी में ऑप्शन पर चलते हैं। ये मछली में कै गो चेम्बर, 2 गो होगा, तो एक आलिंद होगा और एक नीले होगा। जहां 2 चेम्बर होंगे, एक आलिंद एक नीले। उसके बाद यहां ये हो गया 3 चेम्बर, किस में होगा, तो ये मेढक में होगा, गिरगिट में होगा, छिपकली में होगा, सांप में होगा। ये 3 चेम्बर, 3 चेम्बर में 2 हो जाएगा आलिंद 2 और नीले एगो होगा। ठीक है। और उसके बाद इसी में आता है मगर और घड़ियाल। तो मगर और घड़ियाल में 4 चेम्बर होता है, जिसमें एगो स्यूडो चेम्बर होता है, झूठा चेम्बर होता है। इसलिए यहां पर एग्जाम्पल में मगर और घड़ियाल नहीं बताया। 3 चेम्बर में उसको नहीं रखते, 4 में रखते हैं, लेकिन उसमें एक झूठा चेम्बर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। देखो ये हो गया ईसीजी, यह भी बताता है और यह भी बताता है। तो यहां ज्यादा बेटर क्वेश्चन कर रहा है, उपयुक्त रूप से कौन बता रहा है हृदय के कार्य को, तो इकोकार्डियोग्राम जो है एक टेस्ट होता है। ठीक है। और ये टेस्ट के द्वारा ये पता चलता है उसके रिदम को, यानी ये जो है ईसीजी जो है ये रिदम को पता करता है। रिदम का मतलब देखिएगा, इस तरह से आप टेस्ट ईसीजी करवाइएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे याद कीजिए, ये रिदम को बताता है। लेकिन यह जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये इकोकार्डियोग्राम एक टेस्ट होता है, जो ये इस तरह से आप उसको हार्ट का अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है। उसी से पता चलता है कि कहां कहां एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हृदय के रिदम को यानी लय को बताता है। इसमें देखिएगा फ्लक्चुएशन आएगा, इसका मतलब हार्ट बीट ऊपर नीचा हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है। और स्टेथोस्कोप, जिसको आला बोलते हैं, हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। और लिपिड प्रोफाइल एक प्रकार का ये जांच है, ये भी लिपिड प्रोफाइल। जो मोटे लोग होते हैं जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो वही लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है, उसी से पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल कितना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो कौन जोड़ नहीं है, तो जोड़ नहीं है मैक्रो। मैक्रो का मतलब माइक्रो और मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। बॉल और सॉकेट कहां का जोड़ है, तो यह कोहनी, यह है हड्डियों का गोलाकार जोड़। जैसे मान लो कि घुटना में या यहाँ कमर पर जो है, देखिएगा चिकन उकन खाते तो देखते नहीं फंसा हुआ रहता है। ठीक है। सॉकेट में इस तरह से सॉकेट में फंसा रहता है, तो ये गोलाकार जोड़ है, बॉल एंड सॉकेट। उसके बाद ग्लाइडिंग जोड़ जो है, यह है कोहनी में होता है। यहां पर ये ग्लाइडिंग वन साइड मूवेबल होता है, नीचे नहीं मूव सकता है, वन साइडेड, ये ग्लाइडिंग है। और ये सैंडल जोड़ जो है, यह अंगूठा और हथेली में होता है। यह सैंडल जोड़ यहां पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्रो। अगला क्वेश्चन, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इंपल्स प्रारंभ होता है। यहां आपको ऐच्छिक विषयों के लिए ये आपको भरमाने के लिए दिया हुआ है। सांस जब भी लेता है तो ये इच्छा ऐच्छिक नहीं होगा। ठीक है। ऐच्छिक विषयों नहीं होगा। ठीक है। यानी सांस लेना किससे संबंधित है, तब मेडुला ऑब्लोंगाटा से संबंधित है।
ऐच्छिक कार्य तो फिर यहां से हो जाएंगे, लेकिन श्वसन की क्रिया नहीं होता, तो इसको हम ये देखेंगे, ऐच्छिक नहीं देखेंगे। मेडुला ऑब्लोंगाटा अनैच्छिक क्रिया को भी, तो सांस लेना अनैच्छिक क्रिया ही है, आप चाह के भी लेते रहोगे और नहीं लोगे तो बस कहानी खत्म। तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, मेडुला जिसको बोलते हैं पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये जो है सांस श्वसन से जितना भी संबंधित है, श्वसन क्रिया, श्वसन दर या और भी जो कि संबंधित, जैसे उल्टी, वोमिटिंग और शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करने का काम करता है। ये सेरिब्रम, एक सेरिब्रम होता है, एक सेरिबेलम होता है। तो इस सेरिब्रम का काम है, जो भी याददाश्त शक्ति होती है, फोर ब्रेन का पार्ट है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का ये कौन है? सेरिब्रम है, और बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। जितना याद करने की शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति है, ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है, सब सेरिब्रम करता है। ठीक है, जो लोग पागल होते हैं उसमें सेरिब्रम कार्य नहीं करता है, यानी उनकी सोचने समझने की शक्ति क्या हो गई? नष्ट हो गई, खत्म हो गई उनकी सोचने समझने की शक्ति। क्लियर? उसके बाद आप देखिए अगला ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का हिंदी होता है मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु। ठीक है, अब देखो मेरु रज्जु का मतलब हो गया ये यहां पर होता है, यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा के नीचे वाला भाग है। शरीर में, मस्तिष्क में जितना संवेदी आवेग आएगा तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, फिर मस्तिष्क में जाएगा। जो संवेदी आवेग आया उसका जहां सेंटर है वहां चला जाएगा, फिर मस्तिष्क से जो भी सूचना निकलेगा वो अंतिम रूप से स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु से ही निकल के शरीर में जाएगा। क्लियर? अब देखो जैसे आपको मच्छर काटा तो तुरंत सेंसरी नर्व यानी संवेदी तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क में चला गया, और मस्तिष्क से कुछ भी आदेश निकला तो मोटर नर्व यानी प्रेरक तंत्रिका के द्वारा वो उस अंग तक गया कि मच्छर को भगाना है या मच्छर से कटवाना है। तो यह जो है प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र यानी रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। क्लियर? उसके बाद आइए अगला क्या है, ये वेगस तंत्रिका। वेगस तंत्रिका जो है यह है शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका, यानी ये मस्तिष्क से लेके ये पैर तक रहती है, इसको वेगस तंत्रिका, वेगस नर्व कहते हैं। समझ गए? चलिए आइए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा जैसे बढ़ेगी तो नामे से यूरेमिया, यही आंसर आपका होगा, यूरेमिया होता है। ठीक है, यानी किडनी में के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ गई, जब एक किडनी खराब होगा तबे रक्त में यूरिया बनेगी, इसलिए देखिएगा डायलाइसिस होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि डायलाइसिस की क्रिया, यानी किडनी से कौन क्रिया? डायलाइसिस यानी अपोहन की क्रिया संबंधित है, और इस क्रिया में रक्त किडनी के बाहर छनता है। कहां छनता? फिल्टर होता है, किडनी से बाहर फिल्टर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो एन्यूरिया, यह भी आपको ये किडनी से ही संबंधित है, लेकिन इसका कंडीशन यहां कह रहा है रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ती है, तो यूरेमिया में। एन्यूरिया में क्या होता है? यूरिन, किडनी जो है यानी मूत्र यानी यूरिन, यूरिन का निर्माण करना बंद कर देता है यूरेमिया। एन्यूरिया में ये यूरिन का निर्माण करना ही बंद कर देता है। ठीक है, और यूरोक्रोम ये यूरिन में पाया जाता है, इसी के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है, हल्का पीला होता है। नंगी आंखों से देखिएगा तब नहीं पता चलेगा, माइक्रोस्कोप से ये यूरिन का रंग पीला होता है। और यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो
ग्लोबिन के टूटने से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। यूरोक्रोम का निर्माण किससे हुआ? हेमोग्लोबिन के टूटने से। तब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ेगा तो यूरेमिया बोलेंगे, और मूत्र का निर्माण जब नहीं होगा तो उसको एन्यूरिया बोलेंगे। ठीक है, और यूरोक्रोम के कारण यूरिन का रंग पीला होता है, और यूरोक्रोम जो है हेमोग्लोबिन के टूटने से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगरहैंस के उपद्वीप आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहां पाए जाते हैं? आप जानते हो कि आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कहां पाया जाएगा? पेनक्रियाज में, और पेनक्रियाज को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि। मिक्स ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। तो एंजाइम क्या करेगा? भोजन को पचाता है, यानी एंजाइम में निकलेगा ट्रैप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और हार्मोन में यहां पर 3 गो सेल पाया जाता है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अब जरा समझते रहो, अल्फा सेल से निकलेगा ग्लूकागोन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, और डेल्टा सेल से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। ये 3 हार्मोन निकलते हैं, यानी 3 एंजाइम और 3 हार्मोन। तो यह एंजाइम भी स्रावित करता है और हार्मोन भी, तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों का काम करता है। यानी जो एंजाइम स्रावित करेगा वो बहिर्स्रावी ग्रंथि, और जो हार्मोन स्रावित करेगा वो अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस द्वीप में पाया जाता है। तो यहाँ अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। तो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस द्वीपिका कहां पाया जाता है? अग्न्याशय में, और अग्न्याशय को मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल पाया जाता है, जहां से ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित होता है। बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। इसी बीटा सेल में प्रॉब्लम के कारण कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, यानी चिनिया रोग या मधुमेह। चिनिया रोग या मधुमेह होता है, समझ गया? अभी बताया लीवर, ठीक है, और प्लीहा बताई दिए। पिट्यूटरी ग्लैंड में समझो, यह शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हुआ? शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये आपको अग्न्याशय है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? लीवर, यह है बड़ी ग्रंथि। और अग्न्याशय क्या हो गया? द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि। और गुर्दा, गुर्दा के अध्ययन को क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी। और गुर्दा, इसको किडनी बोलते हैं, किडनी, और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और किडनी एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम, इसको याद रखेंगे। और अग्न्याशय जो है सबसे, ये दूसरे नंबर की ग्रंथि, यानी लीवर के बाद ये होता है। पेट का मतलब कुछ नहीं, पूरा पेटे है, पेट में सब कुछ होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? एफ बेंटिंग, फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया। बाकी कोई वैज्ञानिक कोई काम नहीं किए हैं, इसलिए इसको हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तो ये सोमैटोस्टैटिन, यह है मेल
सेक्स हार्मोन है, सॉरी मेल सेक्स हार्मोन नहीं, ये सोमैटोस्टेटिन जो है ये आपको अभी बताए हैं, ये अग्न्याशय के डेल्टा सेल से स्रावित होता है। ये डेल्टा सेल से स्रावित होता है जो अल्फा सेल और बीटा सेल के कार्यों को नियंत्रित करता है। बाकी ये तीनों हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से 9 गो हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो यहां तो अब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, ये आपको थायराइड उत्तेजक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करेगा, ये थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, यानी स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन को ये लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं, प्रोलैक्टिन को लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं, और यह फीमेल में मिल्क के सिक्रीशन में, यानी दूध के सिक्रीशन में यह क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, और वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन को जो बोलते हैं एडीएच, यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं इसको, एडीएच कहते हैं, और यह शरीर में जल को संतुलित बनाए रखता है, यानी जल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन स्रावित नहीं होता है, तो सोमैटोस्टेटिन, यह पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के डेल्टा सेल से स्रावित होता है, जो ये आपको अल्फा सेल और बीटा सेल के कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जीव जिसमें दो समरूपी आनुवंशिकी कारकों का जोड़ा होता है, दो समरूपी, समरूपी का मतलब एक, जैसे मान लो कोई जीन है, जैसे देखो पिछले क्लास में बताए थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये है लंबा पौधा और ये है बौना पौधा। तो जब समरूपी आनुवंशिकी, समरूपी का मतलब एक समान, तो ये दोनों एक समान हो गया, तब क्या आंसर हो जाएगा, होमोजाइगस, होमोजाइगस हो जाएगा। ये लंबा के लिए, छोटा के लिए, लेकिन जब इसमें क्रॉस होगा तो टी और टी बन गया, तो दोनों क्या हो गए, समरूपी तो नहीं है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी हो जाएंगे। ठीक है, जहां दोनों में से आगे अलग अलग हो जाएंगे तब विषम युग्मजी हो जाएंगे, सेम रहेंगे तब होमो होंगे, अब डिफरेंट हो जाएंगे तो हेट्रो हो जाएंगे। हाइब्रिड में जानते हो जब दो गो पौधा में क्रॉस करा के एक नई प्रजाति का निर्माण होता तो उसको हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी जीन, जो जिस पर डोमिनेंट होता वही लक्षण, जैसे यहां पर 4 गो पौधा बनेगा, पिछले क्लास में भी मैं बताया था, तो 4 पौधा बना, चारों लंबे हैं, इसमें नाटापन का भी गुण विराजमान है, नाटापन का गुण विराजमान है, लेकिन ये पौधा नाटा नहीं है, तो इसमें डोमिनेंट कौन हुआ, प्रभावी कौन हुआ, यानी लंबापन का गुण बौनापन पर क्या हो गया, प्रभावी हो गया, हावी हो गया, जिसके कारण ये पौधा लंबा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समयुग्मज होमोजाइगस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। अब देखो, सबसे पहले आप समझो कि म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है। तो जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, और म्यूटेशन की खोज ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा किया गया। ठीक है, अब आप देखो म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन होता क्या है, तो डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को जीन कहते हैं, और डीएनए में क्या जानते हो कि इस तरह से नाइट्रोजीनस बेस होता है। मान लो ये डीएनए है तो ATCG और ATACG, मतलब ए का एडेनिन, टी का थाइमिन, सी का साइटोसिन, जी का ग्वानिन। ठीक है, और इसके अपोजिट थाइमिन होगा, टी के अपोजिट एडेनिन होगा, सी के अपोजिट साइटोसिन, जी के अपोजिट ग्वानिन। मान लो कि ये 8 जीन है, किसी लक्षण को निर्धारित करने के लिए ये उत्तरदायी है, किसी कारणवश अगर इसमें से कोई डेड कर गया मान लो, तो कै गो बच गया, 7 गो, तो कहीं ना कहीं तो लक्षण चेंज होगा,
या यहां पर एक रहेगा, इसी में से कोई एगो ऐड हो गया, तब कै गो हो गया, 9 गो। तो नॉर्मल से फिर एबनॉर्मल लक्षण हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीन म्यूटेशन। तो डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम, जीन म्यूटेशन। और नाइट्रोजीनस बेस के क्रम में परिवर्तन नहीं होगा, लिंकेज से आनुवांशिक रोग होगा, जैसे कलर ब्लाइंडनेस होगा, सिकिल सेल एनीमिया होगा, ठीक है, ये सब होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, एक लाइन। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये लक्षण जो है आगे पीछे नहीं जा सकता है, ठीक है, जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और पौधा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, इसलिए मेंडल ने किस पौधा पर खोज किया अपना, पाइसम सेटाइवम, यानी मटर के पौधा पर इन्होंने अपना खोज किया। और मटर दाल वाला पौधा है, उसमें फूल होता है, और मटर का पौधा का फूल जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी मेल फीमेल दोनों है, तो पॉलिनेशन हुआ, तब वो लैंगिक जनन हो गया, अलैंगिक जनन नहीं होगा। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि शरीर या शरीर के किसी भाग के द्वारा, जैसे अमीबा है, 2 भाग में बट गया, अलैंगिक जनन। हाइड्रा है, बर्ड से निकला है, वो बर्ड से अलग हो गया, अलैंगिक जनन। या गन्ना को काट के आप गन्ना लगाते हो, अलैंगिक जनन। या गुलाब का फूल है, उसको काट के डाली लगा दिया, अलैंगिक जनन। तो ये सब अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। जहां मेल गैमिट फीमेल गैमिट या स्पर्म और ओवम मिलेगा, वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो मेंडल का सिद्धांत जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित। कायिक जनन वही वेजेटेटिव प्रोपागेशन अभी बताए, गन्ना को काट के लगा दीजिए, वेजेटेटिव प्रोपागेशन है। गुलाब को काट के लगा दीजिए, वेजेटेटिव प्रोपागेशन है। परवल का लत्ती लगा दीजिए, वेजेटेटिव प्रोपागेशन है। ये आपको शकरकंद का लत्ती लगा दो, वेजेटेटिव प्रोपागेशन है। और लैंगिक जनन में अमीबा में हो गया, हाइड्रा में हो गया, ईस्ट में हो गया, सब में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें यदि एक पौधे का समजीनी जीनोटाइप TTRR है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो देखो, इन्होंने लंबा और गोल, जैसे T और T और R लिया, T और T, ये पौधा है लंबा और गोल, और इसको करा दिया स्मॉल से, ठीक है। तो यह हो गया बौना, बौना और झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब हो गया इसके जो बीज होंगे वो पिचके हुए होंगे। अब इसमें गैमीट टूटेगा तो देखो TR TR, यहां भी टूटेगा तो TR और TR। जब रिप्रोडक्शन होगा तो यहां पर एक पौधा बनेगा, फिर उसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन होगा तो 16 पौधे बनेंगे। तो 16 पौधा जब बनेगा तो देखो ये T, 2 T है तो ये बौना हो जाएगा, और यहाँ R डोमिनेंट है तो R कौन सी के लिए, गोल है, तो बौना और गोल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बौना और गोल, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन मिल्क प्रोटीन है, तो क्या है, केसिन है। और केसिन के कारण दूध का रंग क्या होता है, उजला होता है। और एक और होता है कैरोटीन, और कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है, ठीक है। रेनिन जो है एंजाइम है, यह अमाशय से स्रावित होता है और यह दूध के पाचन में सहायक होता है। वयस्क जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा रेनिन एंजाइम कम हो जाएगा, ठीक है। और मायोसिन जो है यह मांसपेशीय प्रोटीन है, इसी के कारण मांसपेशी में गति होती है। लैक्टोजेन, लैक्टोजेन एक प्रकार का लैक्टोजेनिक, ये आपको डाइसेक्राइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केसिन।
क्योंकि यहां कैरोटीन भी नहीं है, तो केसीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, लिपिड है, लिपिड अभी लिखे हैं, लिपिड फैट, फैट्स यानी वसा को भी लिपिड कहा जाता है। तो अब आंसर निकाल लो, प्राकृतिक मूल की वसाएं, पादपों में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल नहीं होगा, ठीक है। पशुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन नहीं होगा, पादपों में पाए जाने वाले कार्बो, लिपिड और फैट, लिपिड को या फैट को एक ही है। तो प्राकृतिक मूल की वसाएं, शरीर में हो या प्राकृतिक में हो, सब क्या हो गया, वसा हो गया। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। एस्टिक एसिड किस में पाया जाएगा, सिरका में, और टार्टेरिक एसिड इमली में, और सैलिसिलिक एसिड एलोवेरा, एलोवेरा में पाया जाता है। एलोवेरा का जो जेल होता है, पत्तियों में से जो निकालते हो, एलोवेरा जेल में ये पाया जाता है सैलिसिलिक एसिड, और यह एंटी फंगल है, एंटी फंगल है, ठीक है, यानी फंगस के इन्फेक्शन को ये कम करने का काम करता है। क्लियर। विटामिन ए किससे संबंधित है, विटामिन ए का बायोलॉजिकल नाम पूछ रहा है, तो विटामिन ए जो है ये रेटिनॉल है, विटामिन ए का बायोलॉजिकल नाम रेटिनॉल है, और इसको, इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, और दूसरा होगा जेरोफ्थैल्मिया यानी आंख का सूख जाना। तो ये विटामिन ए का बायोलॉजिकल रेटिनॉल। कोबालामिन नहीं होता, ये होता है साइनो कोबालामिन, ये विटामिन B12 का बायोलॉजिकल नाम है, और इसकी कमी से जो होता है रक्त की कमी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी, यह विटामिन सी का बायोलॉजिकल नाम है, और इसकी कमी से जो है एस्कर्वी यानी एस्कर्वी रोग होता है। और एस्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ा से ब्लड निकलता है एस्कर्वी में, ठीक है। एमिनो एसिड, यह एमिनो एसिड आप जानते हो 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 10 हमारा शरीर बनाता है और 10 हम बाहरी पदार्थों से प्रोटीन ग्रहण करते हैं, ठीक है। 10 हमारा शरीर निर्माण करता है और 10 हम बाहरी पदार्थों से, तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और प्रोटीन पचेगा भी छोटी आंत में, तो अंतिम रूप से किस में बदल जाएगा, एमिनो एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो एमिनो एसिड मिला तो प्रोटीन का निर्माण हुआ, और प्रोटीन बना तो एमिनो एसिड का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेटिनॉल बी नंबर। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, अब जरा पहले इसको समझाने से पहले समझो, यह मेल है, मेल, ये क्या हो गया 44 प्लस XY, इनकी शादी हुई मैरिज फीमेल, ये 44 प्लस XX, जरा इसको समझिएगा। ये जब गैमीट टूटेगा तो ये 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ठीक है। और यह महिला में हार्मोनल चेंज हो जाए, जीन म्यूटेशन हो जाए, बार बार एक्सरे हो रहा हो, बार बार अल्ट्रासाउंड, या इन्वायरमेंटल चेंज हो जाए, गैमीट जब टूटेगा, तो दोनों सेक्स क्रोमोसोम जब एक ही साथ चले आएंगे, तब देखो क्या कंडीशन होता है। यह हो गया 22 प्लस, दोनों X एक साथ, और यहां 22 प्लस कुछ नहीं, 0। अब जरा समझिएगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा अब देखो,
यह कितना हो गया 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, 3 गो एक्स। यह कितना 44 प्लस एगो एक्स, यहां 44 प्लस एक्स एक्स वाई, और यहां 44 प्लस वाई। यह गैमिट क्या हो गया, डेथ कर गया, मर गया। वाई अकेले सरवाइव करेगा, एक्स सरवाइव नहीं करेगा। यह हो गई सुपर फीमेल। यह हो गया टर्नर्स सिंड्रोम, और यह हो गया क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ऊपर लिख देते हैं। अब देखो नॉर्मल फीमेल के लिए 44 प्लस 2 गो एक्स है, यहां 44 प्लस 3 गो एक्स है, कहीं ना कहीं लक्षण गड़बड़ होगा। तो यह सुपर फीमेल होती है, यह हाथ पैर की हड्डियां चौड़ी होती है, ब्रेन बॉक्स बड़ा होता है, शारीरिक रूप से काफी मजबूत होती है, लेकिन स्टेराइल होती है, जनन क्षमता का अभाव होता है। यहां देखो 44 प्लस एगो एक्स है, एगो एक्स है, और यहां देखो एगो एक्स और 0 है, कुछ नहीं है, तो आंसर इसका यही हो गया, 44 नहीं दिया हुआ है। तो यह हो गया टर्नर सिंड्रोम। यह भी होती फीमेल है, लेकिन इनका शारीरिक रूप से विकास नहीं हो पाता है। जब विकास नहीं होगा तब मेमोरी ग्लैंड का, स्तन ग्रंथि का विकास नहीं होता है, आवाज मोटी होती है और जनन क्षमता का अभाव होता है, यानी ये भी मां नहीं बन सकती। ठीक है, यहां देखो 44 प्लस 2 एक्स और 1 वाई है, तो ये आपको नॉर्मल मेल के लिए 44 प्लस एगो एक्स और एगो वाई होगा। ठीक है, तो यह जो है नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 गो एक्स और एगो वाई है, तो यहां ये क्या हो जाएंगे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, और ये मेल होते हैं, लेकिन इनके लक्षण कुछ फीमेल से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फीमेल से मिले जुलेंगे मेमोरी ग्लैंड का विकास होता है, आवाज सुरीली होती है, और जनन क्षमता का क्या होता है, अभाव होता है, यानी ये भी स्टेराइल होते हैं, लेकिन ये मेल होते हैं, जिसको आप थर्ड जेंडर बोलते हो। रोड पर जो ढोल बजाते हुए गाना गाते चलते हैं वो क्या है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो यही है आपको क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। आंसर आपका ये होगा, ये क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है। इसमें 44 जोड़ दो तो 44 और 3 47 क्रोमोसोम, इसमें कितना हो जाएगा 44 1 45, या तो नॉर्मल हो गया, या कुछ नहीं होता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है क्यूलेक्स बुचेरिया मोनोकोटाइप, ये प्रोटोजोआ से भी होता है और क्यूलेक्स मच्छर से भी होता है, एडिस मच्छर के द्वारा। ठीक है, ये आपको डेंगू होता है, डेंगू रोग होता है एडिस मच्छर के द्वारा, और गृह मक्खी के द्वारा था डायरिया और डिसेंट्री, यानी डायरिया और डिसेंट्री यानी पेचिस फैलता है और हैजा फैलता है, उसको आप हैजा बोल सकते हो। हाउस फ्लाई के द्वारा हैजा, और क्यूलेक्स मच्छर द्वारा हो गया तिलचट्टा द्वारा रोग नहीं, एडिस मच्छर के द्वारा डेंगू। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न सेक्स लिंकेज कौन है, अभी बताए थे। जो भी आनुवांशिक रोग है वो सेक्स लिंकेज है, यानी अगर हम में है तो मेरे बच्चों में होगा, बच्चों में मदर फादर में से किसी में था तो हम में भी होगा। ये 5-6 स्टेप पर ये आगे बढ़ता है। दादा दादी नाना नानी में से किसी में होगा तो मदर फादर के थ्रू ये हम में भी आएगा। ठीक है, तो ये सेक्स लिंक डिजीज इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया वर्णांधता, और वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति में ये हरा और लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। कौन सा, लाल और हरा रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। यह दोनों रंग इनको कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। दोनों रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, पूछता है एग्जाम में कि लाल और हरा रंग कैसा दिखाई देगा, तो काला। कलर ब्लाइंडनेस में जो है नॉर्मल विजन में कोई दिक्कत नहीं होता, नॉर्मल देखने में इनको कोई दिक्कत नहीं होता, सिर्फ लाल और हरा में अंतर है, स्पष्ट नहीं होता कौन लाल है कौन हरा है। तो रेलवे के 2-3 पोस्ट पर इनकी नौकरी नहीं हो सकती। एएसएम, गुड्स गार्ड, लोको पायलट, जिंदगी पर लाल और हरा में ही काम करना होता है।
यह रोग सर्वप्रथम डाल्टन में पाया गया। डाल्टन में पाया गया। डाल्टन क्या थे? परमाणुवाद के जनक थे, तो इसलिए इस कारण इस रोग को अन्य नाम से भी जानते हैं, यानी डाल्टनिज्म। कहीं कहीं डाल्टोनिज्म भी लिखा रहता है, वो भी सही है। डाल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है कलर ब्लाइंडनेस को। अब आइए क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज है, यानी जीवाणु से होता है। और ये किस जीवाणु से होता है वो मैं आपको बता दूं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है। धनुष जंगता हमको समझ में नहीं आया है। ये शॉर्ट साइटनेस को क्या बोलते हैं? मायोपिया। और इसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसमें कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस का उपयोग होता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वारिसेला वायरस से होता है। ठीक है, राइनो वायरस जो है सर्दी खांसी के लिए उत्तरदायी होता है। वेस्ट नाइल होता है। हार्पिस सिंप्लेक्स या हार्पिस के लिए उत्तरदायी होता है। हार्पिस देखिएगा जाड़े वगैरह में ये फूल जाएगा या स्किन में जलन महसूस हो जाएगा, जला जैसे होता है उस तरह से फोड़ा फुंसी हो जाएगा, काफी जलन होगा, काफी दर्द होगा हार्पिस में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वारिसेला। वेस्ट नाइल कुछ नहीं होता। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो ये दिल से संबंधित बीमारी जो है ये आपको कौन नहीं है? डिप्थीरिया। ये है जीवाणु से होता है। जीवाणु से होने वाला रोग है। और जीवाणु से जो होता है कोरोनरी बैक्टीरियम, ये है आपको डिप्थेरी, ये आपको उस जीवाणु का नाम है। ठीक है, एन्यूरिज्म जो है ये हार्ट से ही संबंधित है। और इसमें क्या होता है? धमनी में इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये धमनी है तो इस तरह सा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हो जैसे सांप कुछ निकल लिया हो, एक जगह फूल जाएगा धमनी, ये एन्यूरिज्म होता है। कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी जो है ये हार्ट से ही संबंधित है और ये उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। मायोकार्डियल रेप्चर में जो है दाया अलिंद और बाया अलिंद में जो विभाजक रेखा होती है, बाया अलिंद और दाया अलिंद की जो विभाजक रेखा ये होती है आपको सेप्टम के टिश्यू जो है फट जाते हैं। फट जाने के कारण ये माइकोकार्डियल रेप्चर होता है। ठीक है, ये पैथी का मतलब इलाज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन, एक जीवाणु संबंधित रोग है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये तो हार्ट से है, हार्ट कार्डियल लगेगा हार्ट। सिफिलिस यही आपको है, ये आपको किस बैक्टीरिया जीवाणु से होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम ये बैक्टीरिया से होता है। और ये जो है बैक्टीरियल डिजीज है, पेनिस में ये आपको फुंसी हो जाएगा, काफी दर्द होगा। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। ठीक है, गलत ढंग से यौन संबंध बनाने से ये सिफिलिस भी जो लोग होते। पोलियो तो जानते हो वायरस से होता है, पोलियो वायरस से। और दाद शिंगलेस, दाद खाद जिसको बोलते हैं, ये आपको है पोलियो वायरस, या इसको बोलो
निस्यंदी वायरस, निस्यंदी वायरस, और ये होता है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन नामक फंगस से, फंगस यानी कवक से, ट्राइकोफाइटोन फंगस कवक से ये आपको दाद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिफिलिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुश्रुत, सुश्रुत को डैश रूप में जाना जाता है। तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, इसमें क्या कहेंगे? सुश्रुत को किसको जाना था? शल्य मतलब ऑपरेशन करना, ठीक है, सर्जरी का जनक कहते हैं सुश्रुत को। भारतीय परिस्थितिकी के जनक जो है ये रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पोलियो बॉटनी के ये है बीरबल साहनी, बीरबल साहनी को कहा जाता है। और परिस्थितिकी के जनक जो है यानी फादर ऑफ परिस्थितिकी इकोलॉजी जो है ये कहा जाता है अर्नस्ट हैकेल को कहा जाता है फादर ऑफ, ये भारतीय नहीं, सीधे फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नस्ट हैकेल को कहा जाता है, ठीक है। और परिस्थितिकी शब्द, शब्द कौन दिया है? रीटर के द्वारा दिया गया। और ये हो गए पारिस्थितिकी के जनक, ये अर्नस्ट हैकेल। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। और भारतीय पोलियो बॉटनी यानी जीवाश्म विज्ञान के जनक बीरबल साहनी को कहा जाता है, ठीक है। और सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहोल पर्यावरण मित्र है, मित्र ईंधन है जो क्या चीज का मिश्रण होता है? पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है। इसमें पेट्रोल 90% और इथेनॉल 10% होता है। इथेनॉल का मतलब हो गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो गैसोहॉल क्या हो गया? पर्यावरण मित्र है जिसको बोलते हैं पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण। एक और पर्यावरण मित्र होता है सीएनजी, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसमें कितना होता है? सबसे अधिक मीथेन होता है। और इसको पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है। इसे मोटर गाड़ियां चलाई जाती है, ठीक है। तो इसे पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है। किसको? सीएनजी को। सीएनजी सब स्टेशन है और इसके द्वारा जो है ये प्रदूषण कम होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है, तो पेट्रोल के मिश्रण से बनता है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक द्योतक है? अब देखो ये लाइकेन है, इसमें देखो कवक, कवक और शैवाल, ये सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? लाइकेन। और लाइकेन को क्या कहा जाता है? बायो इंडिकेटर यानी जैव सूचक। और इसका उपयोग होता है लिटमस पत्र बनाने में। क्या होता है? लिटमस पत्र बनाने में। अब देखो कवक और शैवाल के सम्मिलित रूप को लाइकेन कहते हैं। बहुत जगह देखिएगा कवक के ऊपर ही शैवाल ग्रो कर जाता है और दोनों का सिम्बायोसिस संबंध है, सहजीविता संबंध है। सहजीविता संबंध का मतलब होता है कि दोनों को लाभ होता है। यहां भी दोनों को लाभ हो रहा है, कवक को भी और शैवाल को भी। कवक को क्या लाभ हो रहा है? तो यह शैवाल को रख रहा है,
शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके चलते शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है। और जब अपना भोजन स्वयं बनाता है तो यह जो है शैवाल अपने भी भोजन करता है, मित्र को भी भोजन कराता है। तब मित्र को जब भोजन कराएगा और अपने भी करेगा तो दोनों के मिली रूप को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन वैसे स्थानों पर नहीं पाया जाता जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होता है, और इसको बायो इंडिकेटर जैव सूचक भी कहते हैं। ठीक है, और जैव सूचक इसलिए कि जिस एरिया में लाइकेन नहीं है तो समझिएगा वायु प्रदूषण अधिक है। समझ गए। अब देखो शैवाल, शैवाल के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो इसका आंसर तो ये हो गया, शैवाल के अध्ययन को क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी कहेंगे। और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके चलते ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए शैवाल को स्वपोषी भी कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी भी कहते हैं। और शैवाल में भोजन जो है स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित होता है, मंड के रूप में जमा होता है। और शैवाल की कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये प्लांट है ऑलरेडी, क्लियर। अब जरा देखो साइकस, साइकस के स्टार्च से क्या बनाया जाता है, साबूदाना, इसलिए साइकस को क्या बोलते हैं, सैगो पाम भी कहते हैं। और साइकस जो है जिम्नोस्पर्म्स ग्रुप का पौधा है, जिम्नोस्पर्म्स यानी अनावृत बीजी या नग्न बीजी, अनावृत बीजी या नग्न बीजी ग्रुप का पौधा है। मतलब कि अनावृत बीजी और नग्न बीजी ग्रुप के पौधे का मतलब हो गया कि इसमें जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज पाए जाते हैं, किंतु फल नहीं होता है, और बीज किसी भी प्रकार के आवरण में बंद नहीं होता है, इसलिए इसको अनावृत बीजी भी कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, सिकोया हो गया, मेटा सिकोया, जिंको बाइलोवा, पाइनस, स्प्रूस, सीडार। ठीक है, पाइन, स्प्रूस, सीडार, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इफेड्रा, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा ग्रुप के पौधे को ब्रायोफाइट्स कहते हैं। और इसमें हो गया मॉस हो गया, एस्फैगनम हो गया, लीवरवर्ट हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक दूषक पदार्थ, नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट। नॉन बायोटिक का मतलब क्या हो गया, बायोटिक और ए बायोटिक, नॉन बायोटिक। बायोटिक का मतलब हो गया जिसका डिग्रेडेशन होता है, जो टूट सकता है, और नॉन बायोटिक का मतलब जिसका क्षय टूटेगा ही नहीं। तो यहां देखो बैक्टीरिया क्या है, बायोटिक है, शैवाल बायोटिक है, विषाणु बायोटिक है, तो नॉन बायोटिक क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक जो है भूमिगत जल के प्रदूषण से होता है और इससे रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, बैक्टीरिया तो अभी बताए, बैक्टीरिया का खोज लीवेनहॉक के द्वारा किया गया। लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से रोग उत्पन्न होता है, कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, सीडोमोनास हो गया, लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। शैवाल अभी बताया, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, और स्वयं बनाने के कारण इसको ऑटोट्रॉप, स्वपोषी कहेंगे। और इसमें भोजन जो है स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, और इसके क्या है, विषाणु। तो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, या सजीव भी है और या निर्जीव है। और बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। और वायरस के अध्ययन को, विषाणु को, वायरोलॉजी। और ये तो जानते ही हो, फाइकोलॉजी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन,
वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्यों द्वारा सांस लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं, किस श्रेणी में रखे जाते हैं? यानी जो प्रदूषण है, जो वायु के गुणवत्ता को कम करता है, उसको हम लोग कहां रखेंगे? वायु की गुणवत्ता कम कर दिया, पॉल्यूटेंट है, तो ये 2.5 पीएम में रखेंगे। इसको याद करना, इसमें कोई डिस्कशन नहीं। चलिए, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे, पारिस्थितिकी कहेंगे। और पारिस्थितिकी सब रीटर के द्वारा किया गया, और फादर ऑफ इकोलॉजी अर्थ हैकेल को कहते हैं। ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम क्या कहेंगे? मान लो ये पटना का मुसल्लापुर हाट है, जहां पर ये प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान स्थित है। तो इस एरिया के आसपास यानी किसी क्षेत्र विशेष में बायोटिक और एबायोटिक, यानी बायोटिक और एबायोटिक, ये हो गया जैविक, जैविक कारक, और यह हो गया अजैविक कारक, यानी बायोटिक और एबायोटिक। तब बायोटिक का मतलब हो गया कि यहां पर जितने सजीव जीव जंतु है, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, पेड़ पौधा, जो भी यहां पर सजीव है वो। और एबायोटिक का मतलब यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु, यहाँ का आर्द्रता, यहाँ का ताप, यहाँ का जो सूर्य का प्रकाश, सब एबायोटिक है। इनके बीच के संबंध को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहेंगे। यानी बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, जैविक कारक और अजैविक कारक के बीच के संबंध को इकोसिस्टम कहेंगे। और इकोसिस्टम शब्द जो है एजी टेंसले के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? एजी टेंसले के द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखो इस इकोसिस्टम में जो जैविक कारक हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। जरा इसको समझ लो। जैविक कारक में क्या हो जाए? ये बायोटिक फैक्टर, फैक्टर यानी जैविक कारक। जैविक कारक में क्या क्या हो गए? तो यह हो गए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। उसके बाद हो गए कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। और उसके बाद हो गए डिकम्पोजर यानी अपघटक। अब देखो उपभोक्ता में क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। और उसके बाद हो जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर यानी तृतीयक, तृतीयक उपभोक्ता। अब देखो इसको समझो, इसको ये इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर का पार्ट है। प्रोड्यूसर का मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा उसको हम क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। और इसके अंतर कौन आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। हरा पेड़ पौधा जितना होगा सब होगा। उपभोक्ता का मतलब वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। और उपभोक्ता 3 प्रकार के। प्राथमिक कंज्यूमर, प्राथमिक कंज्यूमर का मतलब हो गया कि वैसे जीव जो अपना भोजन सीधे उत्पादक के प्राप्त करते हैं, उसको प्राथमिक कंज्यूमर कहेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? घास खाने वाले जानवर। और जो भी प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो शाकाहारी होंगे, मांसाहारी नहीं हो सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट उत्पादक से भोजन ले रहे हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल हो गया बकरी हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, खरगोश हो गया, ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, जिराफ हो गया, हिरन हो गया, जेबरा हो गया। सब घास खाने वाले जानवर होंगे। ठीक है,
उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, वैसे उपभोक्ता जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करेंगे उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर का जो छोटे स्तर के मांसाहारी जीव है वो आएंगे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सियार, लोमड़ी। मनुष्य को भी सेकेंडरी कंज्यूमर में ही रखते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में, ठीक है। और तृतीय उपभोक्ता टॉप लेवल के जो मांसाहारी जीव है वो आएंगे, बाघ, शेर, चीता सब आएंगे। डिकम्पोजर का मतलब हो गया जो उपभोक्ता और उत्पादक जब मरेगा, नष्ट होगा, तो उनको ये सरल पदार्थ में अपघटित करने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? अपघटक कहेंगे। उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी आता है, यानी बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु और कवक आएगा, ठीक है। अब देखो ऑट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी, अब जरा इसको समझिएगा। इकोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड होता है। इकोलॉजी ये दो पार्ट, ऑट इकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी, और दूसरा है सीन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी का मतलब और सीन इकोलॉजी का मतलब होता है किसी एक प्राणी या उस प्राणी के जातियों या एक जाति के प्राणी, जैसे मान लो कि मनुष्य जाति है, तो किसी एक प्राणी या एक जाति के प्राणियों का पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसी को हम लोग कहेंगे ऑट इकोलॉजी। और ऑट इकोलॉजी इसका मतलब हो गया स्व पारिस्थितिकी, मतलब मनुष्य यहां एग्जाम्पल हो जाएगा, या कुत्ता, सिर्फ कुत्ता का सब जाति, मनुष्य का सब जाति, मेल फीमेल सब, ठीक है। तो ये हो गया किसी एक प्राणी या एक जाति के प्राणियों का वातावरण के संबंध को साथ जो संबंध होता है उसे ऑट इकोलॉजी कहते हैं। और ये सीन इकोलॉजी हो गया कि किसी स्थान पर पाए गए समस्त जीवों का वातावरण के साथ जो संबंध होगा उसको सीन इकोलॉजी कहते हैं, यानी इसका हिंदी होगा समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी कहेंगे। जैसे पटना का ये मुसल्लपुर हाट जहां प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान है, इस एरिया में समस्त जीव जितने भी होंगे सभी का संबंध जब होगा पर्यावरण से तो उसको सीन इकोलॉजी कहेंगे। और इस एरिया के जितने पार्टिकुलर जीव होंगे या उस जाति के जो जीव होंगे उसका संबंध जो पर्यावरण से होगा उसको हम ऑट इकोलॉजी कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकोलॉजी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, पादप पर उठने वाले चट्टान को क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स। पादप पर उगने वाले चट्टान को यानी चट्टान पर उगने वाले पौधे को क्या कहेंगे? लिथोफाइट। एरेमोफाइट्स का मतलब हो गया ये अम्लीय रेगिस्तान में उगते हैं, यहां अम्लीय बालू होता है। ये दोनों पूछना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? नक्शा के अध्ययन को क्या कहेंगे? कार्टोग्राफी, ठीक है। और कैलिगोग्राफी क्या हो गया? यह हो गया विशेष कला या लेखन का अध्ययन। जियोग्राफी मतलब भूगोल, समझ रहे हैं, जिसमें पर्यावरण और ग्रह नक्षत्र सबका अध्ययन। जियोलॉजी मतलब भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र मतलब भूमि के अंदर का जो अध्ययन होगा वो भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत होगा। और नक्शा का अध्ययन क्या हो गया? कार्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का काम है प्रकाश का अवशोषण करना। क्या करना? प्रकाश का अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन। अब देखो,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जैसे ही जल पर क्लोरोफिल पर प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और वहां पर एटीपी का निर्माण होता है और जल का अपघटन होता है। और जल के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस कहेंगे, वही प्रकाशिक अपघटन। तब जल प्रकाश का अवशोषण और प्रकाशिक अपघटन क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक ही पादप के एक पुष्प में पराग दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? गीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी कहते हैं। यानी एक ही फूल यानी एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण, यानी मान लो कि एक कद्दू का पौधा है, कद्दू का यह मेल पौधा है या फीमेल पौधा है, तो इस फूल का परागकण इस फूल पर आएगा, यानी क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? गीटेनोगैमी कहते हैं। आंसर गीटेनोगैमी। जीनोगैमी देखो, प्लांट क्या हो जाएगा? प्लांट अलग अलग हो जाएगा, यानी एक पपीता का पेड़ यहाँ, एक पपीता का पेड़ यहाँ, ये मेल फ्लावर का पौधा, ये फीमेल फ्लावर का पौधा, दोनों के फूल में जब पॉलिनेशन होगा तो उसको कहेंगे जेनोगैमी कहेंगे। या तार में, खजूर में, नारियल में मेल पौधा अलग होता है, फीमेल पौधा अलग होता है, जिसको कहेंगे जेनोगैमी। होमोगैमी का मतलब हो गया समकाल परिपक्वता। होमोगैमी का मतलब हो गया यह जो फूल है यह हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, यानी द्विलिंगी हो गया। और इसमें होमोगैमी का मतलब हो गया मेल फीमेल का दोनों के मैच्योरिटी एक ही समय में हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्वपरागन हो जाएगा। और भिन्न काल परिपक्वता मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल अलग मैच्योर हो रहा है और फीमेल अलग मैच्योर हो रहा है, उसको हम भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। प्रजनन के लिए फूलों के आवश्यक अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर। यानी पुमंग के इकाई है पुंकेसर और ये स्त्री केसर क्या है? जयांग का इकाई है स्त्री केसर। ठीक है, तब पुंकेसर और स्त्री केसर को फूलों के लिए आवश्यक अंग कौन है प्रजनन के लिए? तो यह पुंकेसर मेल पार्ट हो गया और ये जयांग स्त्री केसर, जयांग यानी फीमेल पार्ट हो गया। बाह्य दल और पंखुड़ियां। बाह्य दल का मतलब होता है बाह्य दल पुंज और दल पुंज, इसको पंखुड़िया बोलते हो। बाह्य दल पुंज ये हरा रंग का होता है और कली की अवस्था में वो फूल को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है और उसमें विशेष परिस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसको सेपल भी बोलते हैं या कैलिक्स भी बोलते हैं। पंखुड़ियों को पेटल बोलेंगे या क्रोला बोलेंगे। यह रंगीन होता है पंखुड़ियां, हरा रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों में पाया जाता है। पॉलिनेशन के लिए यह कीट को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर और स्त्री केसर। सुपारी, एरिका नट का खाने योग्य भाग क्या खाते हैं इसमें? भ्रूणकोश, इंडोस्पर्म और मीजोकार्प किसमें खाते हैं? आम और पपीता में। इंडोस्पर्म, इंडोकार्प अकेले किसी में नहीं खाते, बीज का आवरण, बीज आवरण होता है। अगला क्वेश्चन देखो। अल्पकालिक इम्फेरमर एनुअल एक वर्षीय पौधे होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं 6 से 10 सप्ताह में। 6 से 10 सप्ताह का मतलब हो गया 1.5 से 2 महीना। और जितना औषधीय पौधा है, सर्पगंधा वगैरह हो गया, तो जितना औषधीय पौधा है सबका जीवन काल हो गया 6 से 10 सप्ताह। पौधे देखो तीन प्रकार के होते हैं, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय। 1 वर्षीय में जीवन काल 1 वर्ष, 21 साल में सब कुछ हो जाए काट कुट के बराबर। ठीक है, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा 1 वर्षीय। 2 वर्षीय में केला, पपीता आएगा, 2 साल जीवन काल। बहुवर्षीय में 1 बेर लगाओ और सालों साल खाओ, जैसे आम, जामुन, लीची, ये सब बहुवर्षीय पौधा हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? 6 से 10 सप्ताह। और इसमें आएंगे औषधीय पौधा।
औषधीय पौधा, इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्लास, रसायन प्रयोगशाला में केमिस्ट्री लैब में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता, अभी बताए हैं, सेक लाइकेन से। और नील हरित शैवाल, हरित शैवाल तो जानते ही हो, नील हरित शैवाल को क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। और यह क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको हम लोग बोलेंगे, नील हरित शैवाल को साइनो बैक्टीरिया, हिंदी भी वही होता है। और ये काम करता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, यानी स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब हो गया कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, पौधे उसको आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और जब आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा और वो पौधे आसानी से ग्रहण करेंगे। ठीक है, इसका आंसर भी। और नील हरित शैवाल कहाँ पाया जाएगा? धान के खेत में। बाकी ये सब बता ही दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? जाइलम। जाइलम क्या करेगा? पानी और जल और खनिज लवण का संवहन करता है नीचे से ऊपर की ओर। इसका क्या काम हो गया? अपवार्ड डायरेक्शन, यानी नीचे से ऊपर की ओर। तना क्या करेगा? पौधे को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, और भोजन संग्रह का काम करता है। जड़ भी पौधे को स्थिरता प्रदान करेगा, भोजन संग्रह करेगा। पेटियोल डंठल जो होता है यह पत्ती में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लुप्त पक्षी कौन है? डोडो। कौन है? डोडो है। और आर्कियोप्टेरिस को बोलते हैं सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी कहते हैं। यह डायनासोर था और यह उड़ता भी था, पक्षी की तरह पंख होते थे, इसलिए इसको पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी कहते हैं। क्लियर? तो अब सभी क्वेश्चन आपको हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला शनिवार को इसी तरह 50 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।